दोस्तों, संजीव भारद्वाज एजुकेशनल वीडियोज पर आपका स्वागत। दोस्तों, चाइना ने पूरी दुनिया के अंदर गुंडागर्दी और दहशतगर्दी का माहौल बना रखा है। ऐसा नहीं है, चीन की गुंडागर्दी दादागिरी 6 महीने के अंदर बंद हो जाएगी। पर इससे पहले ये बात ध्यान देने की भी है हम सभी के लिए कि हमारी सेना युद्ध जीतती है पर नेता लोग देश को हराते हैं। मैं अपनी वीडियो को 2 हिस्सों में बताऊंगा आपको, कैसे हमारी सेना युद्ध जीतती है और हमारे नेता देश को हराते हैं। और दूसरे हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि हम चाइना को किस तरह सबक सिखा सकते हैं। हम चाइना को 6 महीने के अंदर ऐसा सबक सिखा देंगे कि जीवन भर याद रखेगा। इससे पहले आप ये बात समझें कि सेना हमारी कब कब जीती है और कब कब नेताओं ने हमें हराया है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों ही 1947 में आज़ाद हुए थे और तब अंग्रेजों ने यह कह दिया था, जो भी राजा महाराजा हैं, चाहे तो वो हिंदुस्तान में शामिल हो जाएं, चाहे वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या चाहे तो वो अलग भी रह सकते हैं। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने ये डिसीजन लिया कि वह न तो पाकिस्तान में शामिल होगा ना ही वो हिंदुस्तान में शामिल होगा। उसने अपने को अलग देश के रूप में स्थापित कर लिया। पर पाकिस्तान ने सोचा कि जम्मू और कश्मीर के अंदर मुस्लिम संख्या ज़्यादा है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार बनता है। पाकिस्तान ने 1947-48 में अपनी आर्मी को कबायली के भेष में एंटर करा दिया। तब वहाँ के राजा हरि सिंह ने भारत सरकार से हेल्प मांगी कि हमारी सहायता करें। भारतीय सेना वहाँ पहुँची और भारतीय सेना ने पाकिस्तानी फौजियों को वहाँ से खदेड़ना शुरू कर दिया। जब लड़ाई शुरू हुई थी उस दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को पीछे धकेल दिया था। उसी बीच हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू यूएनओ में जा पहुँचे और यूएनओ के अंदर रेजोल्यूशन 47 रख दिया और कह दिया कि पाकिस्तान ने हम पर हमला कर दिया है, उसको युद्ध विराम करवाइए, और वहाँ युद्ध विराम की घोषणा कर दी। दोस्तों, यदि हमारी सेना को टाइम मिल जाता थोड़ा सा, तो जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है हमारे 1/3 कश्मीर पर, जिसे हम बोलते हैं POK, तो वो आज नहीं होता, वो हमारे पास होता। भारतीय सेना ने 66% हिस्से पर कब्जा कर लिया था और 33% हिस्सा वहाँ रह गया। तो गलती किसकी? नेहरू की। सेना जीती और नेहरू ने देश को हरवाया। पाकिस्तान को इस पर भी चैन नहीं पड़ा। पाकिस्तान ने 1965 में हिंदुस्तान पर फिर हमला कर दिया। उस समय देश के प्रधानमंत्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे। भारतीय सेना जीतती हुई लाहौर तक जा पहुंची थी। इतने में ही रूस से हमारे पास संदेश आ गया कि आप आइए और युद्ध को रोकिए। हमारे प्रधानमंत्री शास्त्री जी रूस के अंदर ताशकंद पहुँचे, वहाँ कंप्रोमाइज़ कर दिया और कह दिया कि जो जहाँ जिसकी फौज है वहाँ लौट जाए, वापस हो जाए। यहाँ से हमारे सेना के अधिकारियों ने फ़ोन किया शास्त्री जी के पास कि शास्त्री जी, आपने ये क्या कर दिया? हमारी फौज जीतती हुई लाहौर तक जा पहुँची थी, लाहौर पर हम तिरंगा फहराने वाले थे, आपने जीती हुई ज़मीन वापस कर दी। तो ये है हमारी दूसरी। हमारी सेना जीती, लाहौर तक पहुँची, पर ताशकंद के समझौते के द्वारा शास्त्री जी ने जीत को हार में बदल दिया। अब आइए 1971 पर। 1971 में बांग्लादेशियों पर पाकिस्तान की सेना ने भारी अत्याचार किए, उन्हें सताया, मारा। 1 करोड़ बांग्लादेशी हिंदुस्तान में आ गए और उन्होंने आकर के यहाँ शरण ले ली। वो हमारे ऊपर एक समस्या थी, तो वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर शेख मुजीब के नेतृत्व में उन्होंने बगावत कर दी और अपनी आज़ादी की मांग की। तो भारतीय सेना ने उनका साथ दिया और उस दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान का 15,000 वर्ग किलोमीटर एरिया पर कब्जा किया और 90,000 फौजियों को गिरफ्तार किया था, जो संसार के इतिहास में सबसे बड़ा सरेंडर था जो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के सामने किया था। उस समय हमारे पास मौका था, हम कहते पाकिस्तान से, पहले हमारा POK छोड़िए, उसके बाद हम तुम्हारे ये सैनिक छोड़ेंगे 90,000। परंतु नहीं, इंदिरा गांधी ने शिमला समझौता कर लिया और वो फौजी 90,000 छोड़ दिए। यह हमारी सेना जीती और नेताओं ने देश को फिर हरवाया। अब बात आती है चीन की। चीन ने हमारे ऊपर 1962 में हमला किया था। रात के समय, सोते समय सैनिक हमारे सो रहे थे और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे। और नेहरू समाजवाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और वो कहते थे हिंदी चीनी भाई भाई। और उसी भाई ने हमारे साथ विश्वासघात किया और हम पर हमला कर दिया। उसने, चीन ने 2 मोर्चों पर हमला किया। एक हमला लद्दाख वाले इलाके में, जिसे हम बोलते हैं अक्साई चीन। दूसरा हमला किया उसने अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया, जिसे हम बोलते थे पहले नेफा। और दोस्तों, उस युद्ध में 1 महीने तक युद्ध चला था और 1 महीने के युद्ध के दौरान अपने आप ही
चाइना ने कर दिया युद्ध विराम घोषित। उस समय तक चाइना ने हमारे अक्साई चीन के हिस्से पे कब्जा कर लिया था, जहां आजकल ये हमारा झगड़ा चल रहा है गलवान घाटी में। वो जो इलाका है अक्साई चीन, उसका एरिया इतना है, आप समझिए जितना बड़ा देश स्विट्जरलैंड है, इतना बड़ा एरिया हमने गवा दिया चीन के पास। यहाँ बात ये आती है कि हम हारे क्यों? हारे इसलिए थे हम, पहली बात कि नेहरू चीन की मंशा को भांप नहीं पाए थे। वो विश्वास करते थे चीन एक समाजवादी देश है, समाजवादी देश कभी हमला नहीं कर सकता। और दूसरी बात, हमारे जो वायुसेना अध्यक्ष थे उन्होंने कहा था कि चाइना की एयरफोर्स बहुत कमज़ोर है और हमें इंडिया की एयरफोर्स को इस वार में इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए। पर नेहरू ने उनकी बात नहीं मानी। हमारे सेना के अध्यक्ष थे जनरल थिमैया की बात को नहीं माना। रक्षा मंत्री थे हमारे वीके कृष्णा मेनन। नेहरू जी अपने रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन पर बहुत विश्वास करते थे। यदि उस समय 1962 में एयरफोर्स को हमला करने की अनुमति दे दी जाती तो चीन की हार पक्का तय थी, क्योंकि उस समय चाइना के पास तिब्बत वाले एरिया में कोई भी एयर बेस नहीं था। तो यहाँ पर भी हम जो हारे थे, नेताओं की गलती वजह से हारते। कृष्णा मेनन रक्षा मंत्री और जवाहरलाल नेहरू की ये सोच कि हिंदी चीनी भाई भाई। दोस्तों 1948 में, 1965 में, 1971 में और 1962 में भारतीय फौज जीती, पर हारे क्यों? अपने नेताओं की दूरदर्शिता की कमी की वजह से, इनकी सोच में कमी की वजह से हम लोग हारे। इसलिए कहते हैं सेना युद्ध जीतती है, नेता देश हराते हैं। अब बात मैं बताता हूं दोस्तों, हम चीन को सबक कैसे सिखा सकते हैं। हम चीन को मात्र, मेरा दावा है 6 महीने के अंदर हम चीन को सबक सिखा सकते हैं। इन पर ध्यान दें आप सभी बुद्धिजीवी लोग। ये मैंने लिखे हैं। पहला, तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र था। भारत आज ही डिक्लेयर कर दे कि हम तिब्बत को स्वतंत्र राष्ट्र मानते हैं, चीन परेशान हो जाएगा। नंबर 2, तिब्बत की जो निर्वासित सरकार है, जो हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश के अंदर धर्मशाला में है, उस सरकार को भारत सरकार मान्यता दे दे कि यह सरकार तिब्बत की सरकार है, चीन अपने आप परेशान हो जाएगा। तिब्बत चीन की सबसे बड़ी कमजोरी है। तीसरा पॉइंट, ताइवान एक मजबूत राष्ट्र है, उसको अभी तक 52 कंट्री ने मान्यता दे रखी है, परंतु अभी तक भारत ने उसको मान्यता नहीं दी है। यदि भारत ताइवान को मान्यता दे दे तो चीन अपने आप परेशान हो जाएगा, क्योंकि चीन के खिलाफ ताइवान ने भी अपना मोर्चा खोल रखा है। चौथा, हांगकांग में लोकतंत्र के समर्थन में बहुत जोरदार मूवमेंट चला हुआ है, आंदोलन चल रहा है कि हांगकांग के अंदर डेमोक्रेसी लाई जाए। तो भारत सरकार डिक्लेयर कर दे कि हम हांगकांग में जो प्रदर्शनकारी हैं, जो डेमोक्रेसी की मांग कर रहे हैं, हम उनके अधिकारों का सम्मान करते हैं, हम लोकतंत्र समर्थक जितने भी आंदोलन हैं हम उनका समर्थन करते हैं। तो चीन की बौखलाहट अपने आप सामने आ जाएगी। अगला, चीन के अंदर एक प्रांत है सिंचांग, वहाँ पर मुस्लिम भाइयों को चाइना ने बहुत बुरी तरह परेशान कर रखा है। आज ही भारत यूएनओ में ये मुद्दा उठाए कि चाइना सिंचांग प्रांत में मुस्लिमों पर अत्याचार कर रहा है, इसकी जांच की जानी चाहिए और मानव अधिकार आयोग इसकी जांच करे। चीन अपने आप बौखला जाएगा और अरब कंट्री के जो मुस्लिम भाई हैं, मुस्लिम देश हैं हमारे, वो हमारे साथ आ जाएंगे इस मुद्दे पर निश्चित तौर पर। और चीनी वस्तुओं का जहां तो हो सकता है, मैं नहीं कहता कि आप पूरी तरह बहिष्कार कर दो, ये तो संभव नहीं है खराब, तो चीन दुनिया के हर देश में, हर घर में एंटर कर चुका है। तो जहां तक संभव हो सकता है वहां तक चीनी आइटमों का आप बहिष्कार कीजिए आप, तो हमारा पैसा वहां जा रहा है। आपको मैं 3 बात बताता हूं। ये इसे बोलते हैं लॉफिंग बुद्धा। ये लॉफिंग बुद्धा 2 रुपल्ली का है। इससे क्या कहते हैं, हम हमारे यहाँ मान्यता दे रखी है कि इसको रखेंगे तो घर में सुख शांति आएगी। अच्छा, एक है चीन का कछुआ में रखने वाला, पानी में रखने वाला कछुआ, उसको रख लो घर में। और इंडिया लोग वाले कर रहे हैं कि कछुआ पानी में रख लो, तो उससे हम पर जो कर्जा है उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। एक और हंसी की बात, चाइना का एक खिलौना आता है, मेढक होता है, उसकी 3 टांग होती है, एक टांग कटी हुई होती है, एक मुंह में सिक्का होता है। उसको व्यापारी लोग अपनी दुकान रखते हैं, घर में रखते हैं हम लोग। उसके बारे में मान्यता यह है कि बाहर जो धन संपत्ति है
वो तुम्हारे घर में अपने आप खिसक कर आ जाएगी। और ड्रैगन क्या है? ड्रैगन एक छिपकली का रूप है, बड़ा रूप है, जो आग उगल रहा है। उसको हम घर में लगाते हैं तो सोचते हैं कि हमारे घर में जो भी बुरी आत्मा है, बुरी सोच है, वो बाहर निकल जाएगी। अरे भाइयों, चीन तो खुद एक नास्तिक देश है, वो तो खुद ही किसी धर्म को नहीं मानता, उसकी सोच तो वैज्ञानिक पर आधारित है। वो 2 रुपये खिलौने को 200 रुपये में बेच रहा है ऑनलाइन। तो इस खिलौने से या जो मैंने आप बताएं से क्या फ़ायदा? चाइनीज लाइट और भी आइटम है, तो आपसे ये अपील करूंगा कि जो भी चाइनीज आइटम है उनका आप बहिष्कार कीजिए, इनसे कोई फायदा नहीं हमें। मेरी भारत सरकार से मांग है कि जो मैंने अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय हित के जो 5 मुद्दे बताए थे, उनको तुरंत उन पर कार्रवाई करे और उनको मान्यता दे। और भारतीयों से मेरी अपील है कि जो मैंने आपको बताई थी बातें, कि जैसे चीनी आइटम्स वगैरह हैं, जिस तरह की बताई थी मैंने आपको एग्जाम्पल, उनका बहिष्कार करें और इसकी चोट करें। इन खिलौनों के माध्यम से चाइना 200 करोड़ रुपए हर साल कमा रहा है। तो इसलिए आप देशभक्त बनिए, देश का पैसा देश में रखिए, देश मजबूत होगा और हम आगे बढ़ेंगे। प्रिय देशवासियों, देशभक्तों, जो मैंने बताया आपको कि सेना युद्ध जीतती है और नेता लोग देश को हराते हैं, और हम चीन को 6 महीने पर कैसे सबक सिखा सकते हैं, इस बारे में मैंने अपने जो विचार रखे हैं उससे संबंधित आप अपने कमेंट्स लिखें। और मेरे चैनल संजीव भारद्वाज एजुकेशनल वीडियोज़ को देश हित में सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को 135 करोड़ हिंदुस्तानियों में शेयर करें, जिससे हमारा देश मजबूत बने, देश का पैसा देश में रहे, देश में रोजगार बने और देश तरक्की करे और चाइना नीचे आ जाए। जय हिंद, जय भारत।